Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am रिम्पी पांडे. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज का टॉपिक है यूपीपीएससी का कॉलेज लेक्चरर का जीआईसी का पेपर सॉल्व करा रहे थे. 123 क्वेश्चन तक पेपर सॉल्व हो चुका था. आज 130 से 150 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे. आज पेपर फिनिश हो जाएगा. प्रीवियस ईयर का पेपर था. इसका पीडीएफ जो है, जितने भी पेपर है 101 से लेके 150 क्वेश्चन तक थे, उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे. आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या है 131 क्वेश्चन में क्या था? हु डेवलप द इक्वेशन ऑफ द इंटेलिजेंस क्वेश्चन. बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया है? अच्छा, यहाँ पे बुद्धि लब्धि अगर पूछा जाता बुद्धि लब्धि दिया किसने है, तो बुद्धि लब्धि जो दिया है, कौन दिया था? विस्टन ने दिया है. किसने दिया है? स्टन ने दिया है. लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ द समीकरण आईक्यू का किसने दिया? बुद्धि लब्धि का. तो किसने दिया है? फिनी ने दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एडोलसेंस पीरियड. निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास ये भी होता है. विपरीत लिंग में अधिक रुचि ये भी होता है. अस्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय ये नहीं होता है. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. अधिक संवेदनशील प्रकृति ये भी होता है. हाइटेन इमोशनल टेंडेंसी होती है. क्लियर एंड स्टेबल कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है, क्योंकि जब एडोलसेंट एज में बच्चा रहता है, जब एडोलसेंट एज में आता है, तो वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में परेशान रहता है. तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है, और मतलब काफ़ी चीज़ें क्या होती है, क्लियर नहीं हो पाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट. कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? प्राक रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत या पश्च रूढ़िगत. कौन सी कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी नहीं दी है? मोरल को क्या बोलते हैं? नैतिक सिद्धांत को नहीं दिया है. अब यहाँ पे ऐसे देख लेना था, अगर मान लीजिए नहीं पता है जीन प्याजे की थ्योरी, तो आई थिंक सबको अच्छे से पता होगी. नहीं पता है जीन प्याजे की थ्योरी, तो एक दिन नहीं होगा तो वीडियो बना देंगे अगर टाइम मिलेगा. नहीं होगा तो आप लोग इसको डिटेल में जीन प्याजे की थ्योरी थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा. वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है. तो ये है प्री ऑपरेशनल थ्योरी. प्री ऑपरेशनल थ्योरी किसने दिया? पूर्व संक्रियात्मक जीन प्याजे ने दिया है. और यहाँ पे पूछा है कोलबर्ग ने. ये नाट वाला जरूर देखिएगा. यहाँ पे कौन सा नहीं है इसमें, तो क्या नहीं है? प्री ऑपरेशनल. ये भी प्राग रूढ़िगत पहले दिया था, फिर दिया है रूढ़िगत है, फिर पश्चिम रूढ़िगत होता है. इसने कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. Who said adolescent is the period of storm and stress. किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था, ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, एलिजाबेथ हरलॉक ने, या पियाजे ने, या फ्रॉयड ने. अब चारों जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी बुक लिखी है, बहुत बड़े बड़े ऑथर हैं. तो इन्होंने दिया था किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था. किसने बोला है? स्टैनले हॉल ने बोला था. कि उन्होंने इस पे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पे ही एक बुक भी लिखी है, उसी पे इन्होंने रिसर्च किया था. नेक्स्ट है, इंक्वायरी लर्निंग इज अ कंडीशन फॉर डेवलपमेंट. परीक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? कल्पना के, सृजनात्मक के, संज्ञानात्मक के, या कौशल के? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल, या मेमोरी. यहाँ पूछ रहा है इंक्वायरी, परीक्षा अधिगम. इंक्वायरी लर्निंग जो होता है किसके विकास में सहायक होता है? वो होता है संज्ञानात्मक विकास में होता है. क्यों संज्ञानात्मक विकास में होता है? जब बच्चा कोई चीज़ की इंक्वायरी करता है, तो वो इंक्वायरी जब करने जाता है, तो ये चीज़ पहले वो चीज़ देखेगा, एनालिसिस तो करेगा, उसका संश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण करेगा. विश्लेषण करने को संश्लेषण करने के बाद, या एनालिसिस, सिंथेसिस करने, मूल्यांकन करने के बाद, तभी तो वो बात है कि वो चीज़ अच्छा सर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है, या ये नहीं है तो वो क्यों है. तो उससे क्या हो रहा है, जब वो ज़्यादा इंक्वायरी कोई बच्चा करता है, तो किस में आता है? कॉग्निटिव स्किल में. अच्छा, यहाँ पे इमेजिनेशन हो सकता था, लेकिन इमेजिनेशन में जरूरी नहीं है कि जो बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है, जब अधिगम किया जा रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, तो वो इंक्वायरी ही करेगा. हो सकता है कि हम कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जो हम कल्पना कर रहे हैं अपने आप में कर रहे हैं, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा. लेकिन कॉग्निटिव स्किल ऐसी है कि जब हम इंक्वायरी करेंगे तो हमारा संज्ञानात्मक कौशल भी
संज्ञानात्मक कौशल का भी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है? एसोसिएशन, रेग्रेशन, कंपेंसेशन या सबलिमेशन? कौन सी इसमें पूछ रहा है? साचर, प्रतिगमन, प्रतिकरण, उद्धतीकरण। 2-3-4 थ्योरी जिसे बीन पियाजे की है, फ्रॉयड की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है। ये थ्योरी किसी भी कंपटीशन में अगर चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट आ रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें जो रक्षा प्रतिरक्षा कौन सी नहीं है, ये फ्रॉयड की थ्योरी है। फ्रॉयड की थ्योरी ने डिफेंस मैकेनिज्म पे 12 क्या बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली बनाया है, उन्होंने 12 दिया है। इसमें कौन सा नहीं था, 12 पता होते तो इसमें आप इसको कर लेंगे। 12 का लिखना इसमें है नहीं, एसोसिएशन नहीं है। 12 कौन कौन से, हिंदी तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है, इंग्लिश वाला मैं बता दे रही हूँ। कंपेंसेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन, रिचुअल, अनडूइंग एंड सबलिमेशन। तो इसका देख लीजिएगा, किसी बुक में भी देख लीजिएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। फ्रॉयड की थ्योरी से ही है डिफेंस मैकेनिज्म की, तो वहाँ पे मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा कि क्या 12 उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म पे दिया था, अगर वो डिटेल में पढ़ना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has not proposed? Who among the क्या था इसमें, क्या था who among the following में किसने नहीं दिया है कि एक तो एडजस्टमेंट का ये था, किसने नहीं दिया है? फ्रॉयड ने, वाटसन ने, लेजारस या कार्ल जुंग ने। तो इसका एडजस्टमेंट मतलब होता है कि एनवायरनमेंट से और मतलब जो बच्चा है वो किसे मतलब एनवायरनमेंट से भी सीख रहा है और किससे सीख रहा है, अपने जेनेटिक्स से इंटरेक्शन कर रहा है। तो इसमें क्या फ्रॉयड ने भी कहा था, वाटसन ने भी कहा था, कार्ल जुंग एंड लेजारस है कि जो नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि जो किसी को ना पता हो कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। तो बच्चा का मानसिक स्वास्थ्य परिवार पे भी, विद्यालय, समुदाय, तीनों पे ही निर्भर करता है। मान लीजिए परिवार बहुत अच्छा मिल गया, स्कूल नहीं अच्छा मिला, स्कूल अच्छा मिल गया तो समुदाय नहीं अच्छा मिला, तो तीनों चीज़ें मतलब जब अच्छे विकास के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए तीनों चीज़ें। आए दिन जैसे फैमिली स्कूल बहुत अच्छा, आए दिन आपकी कम्युनिटी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी हो रही है, वहाँ भी आपका मेंटल हेल्थ विकसित मतलब मानसिक स्वास्थ्य विकसित नहीं होगा। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। ये आई थिंक मैंने स्वास्थ्य के चैप्टर में स्वास्थ्य का वीडियो बनाया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन क्या कराया है, मानसिक स्वास्थ्य जब पढ़ाया था तो वहाँ पे ये बताया था कि परिवार भी और समुदाय, स्कूल, जो भी चीज़ें मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अगर नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे है ये क्वेश्चन आया, मतलब मैंने पढ़ाया, यहाँ पे मिलेगा। अगर आप समझे होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय द डेनियल गोलेमैन? निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल गोलेमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्वजागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन, सामाजिक कौशल, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ मैनेजमेंट या सोशल स्किल। कौन सा डेनियल गोलेमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं माना था? तो कौन सा इसमें डेनियल गोलेमैन ने दिया है, डेनियल गोलेमैन 5 तत्व दिए थे इमोशनल, क्या बोलते हैं इमोशनल को, संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व दिए हैं। पहला था सेल्फ अवेयरनेस, स्वजागरूकता दिए हैं। दूसरा दिए सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ एफिकेसी भी बोल सकते हैं। स्व सामर्थ्य था। तीसरा है मोटिवेशन, मोटिवेशन को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, याद ही नहीं आ रहा हिंदी में ऐसे, मोटिवेशन, अप्रेरणा। चौथा था इम्पैथी। इम्पैथी मतलब ये होता है कि जब हम किसी के दुख सुख को क्या करते हैं, अपने ऊपर ढाल के देखते हैं, मतलब उसकी जो इमोशन को होता है अपने ऊपर ले लेते हैं। मान लीजिए किसी को दुख है तो हम उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्पैथी। और फिर है आपका सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। 5 उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का दिया है, तो इसमें स्व जागरूकता भी है, स्व सामर्थ्य भी है, सामाजिक कौशल, स्व प्रबंधन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, 5 है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य, अभिप्रेरणा, एम्पैथी, हिंदी नहीं आ रही मुझे, एम्पैथी एंड सामाजिक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फोकस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस हैज टू बी ऑन प्रोवाइड, हिंदी में आते हैं, व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी के उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा स्वास्थ्य को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। किस बात की कर रहा है? वोकेशनल गाइडेंस की बात कर रहा है, व्यवसाय की गाइडेंस की बात कर रहा है। तो पहला तो है नहीं, जॉब के लिए कोई है ही नहीं, वोकेशनल गाइडेंस दिया जा रहा है कि वो जॉब पाए। हेल्पिंग द क्लाइंट टू सीक अप्रोप्रिएट जॉब, एनेबलिंग द सिस्टम टू एजुकेट बिकम जॉब ओरिएंटेड, हेल्पिंग टू क्लाइंट टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट जॉब। ये कर रहा है सेवार्थी उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पे कि जो अगर उसको स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद तो अपनी उस तरीके से अपनी मतलब जॉब को प्रिपरेट जॉब उसको मिलने में क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट मीन्स, विद्यार्थी में संप्रेषण का अभिप्राय है। आस्किंग देम टू do to our task, exchange of idea, giving them direction, information them of your idea। कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट मतलब अगर विद्यार्थी के साथ संप्रेषण हो रहा है तो क्या होता है, विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। चाहे विद्यार्थी के साथ करो या किसी एक दूसरे के साथ करो, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया, नॉलेज, थॉट टू वंस अनदर। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ नॉलेज, आइडिया, थॉट टू वंस अनदर। मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको जानना चाहें कि कम्युनिकेशन है क्या, संप्रेषण है क्या, कि जब हम एक दूसरे से अपने आचार विचार या थॉट किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो क्या वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो ये था विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन की संप्रेषण की परिभाषा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल वाज प्रोपाउंड बाई, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कौन से? अटेनमेंट मॉडल ऑफ प्रोपाउंड बाई, किसने दिया था ये? डीवी ने, ब्रूनर ने, प्याजे ने, आसू बेल ने। ये दिया है ब्रूनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट वाले आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आएगा, कोई भी चाहे टीचर हो या स्टूडेंट है। कुछ आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे होते हैं, वैसे बनाए ही जाते हैं, वो किसी को ना आए, वो कटाप तैयार करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ऐसे किसी के डिफिनेशन ले आएंगे, किसी कॉन्सेप्ट ले आते हैं जो जनरली किसी बुक में जल्दी से मिलता नहीं, और मिल भी गया तो इतना कन्फ्यूजिंग होता है, तो वो चीज़ें समझ में आती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीट। इतना एक दो क्वेश्चन के लिए इतना परेशान मत होइएगा कि मतलब इस पेपर में मुझे ये नहीं आए। ऐसे इस पेपर में जितना मैंने सॉल्व क्वेश्चन कराया होगा, एक दो क्वेश्चन 3 ऐसे आए ही होंगे कि जो आपको परेशान करने वाले होंगे ही, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान मत। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सब्जेक्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट आपका है कि हर एग्जाम में वो आ रहा है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है? रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप। कम्युनिकेशन का क्या है? ये रेडियो भी है, टेलीविजन। अच्छा मान लीजिए वीडियो टेप नहीं समझ में आ रहा था कि वीडियो टेप भी है, तो रेडियो भी है, कम्युनिकेशन का साधन है, और टेलीविजन अगर 2 हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक होगा, तो ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। कोऑपरेटिव लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कच्छ परिस्थितियों में, कच्छ से बाहर की परिस्थितियों में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इन क्लासरूम सिचुएशन आउटसाइड द क्लास, दोनों में। अच्छा यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग आ गई थी, तो लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को इसमें यही लगाते कक्षा से बाहर की परिस्थितियों में। ऐसा नहीं है कि जो कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा, सहयोगात्मक, तो उसके बेस पे ये चीज़ें लगा देते कि हाँ जो कोऑपरेटिव चीज़ें होती जनरली क्या समाज सोसाइटी में ही या इंस्टीट्यूशन में ही होती है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ये था कि क्लासरूम में होता है, कभी चाहे बच्चे के अधिगम जो हो रहा है, एक स्टूडेंट दूसरे के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहा है कि हम भी पढ़ रहे, तुम भी, मैंने असाइनमेंट बना के लाया, तुम असाइनमेंट बना के लाया, दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट कर लिया कि तुम्हें थोड़ा काम करना कम पड़ गया, हमें थोड़ा काम करना कम पड़ गया। तो कहने का मतलब है कोऑपरेटिव लर्निंग हर जगह होती है, जरूरी नहीं है कि आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन के, क्लासरूम के अंदर भी होते। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ दोनों में हो सकती है, ऑर्गेनाइज की जाती है।
हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? लैरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या रोजनबर्ग। कौन है? ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा जो थोड़ा सा भी जीके पढ़ रहा होगा। चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पता ही रहा होगा सबको, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, बैकअप प्रोग्राम है या नन ऑफ दी अबव। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर में वायरस नहीं होता है। जो कम वायरस होता है वो किस में होता है? सॉफ्टवेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, स्कैनर या मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो होता है जो चीज़ हम देते हैं, आउटपुट वो होता है जो चीज़ हमको रिजल्ट में मिलता है। कीबोर्ड से मैंने टाइप किया तो कहाँ डिस्प्ले होगा? हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। माउस से इंटर करें, मतलब कोई चीज़ हम देते हैं आउटपुट पे कोई चीज़ हम पाते हैं वो क्या होता है? आउटपुट में जो पाते हैं वो आउटपुट डिवाइस है, और जो इनपुट में जब हम कोई चीज़ देते हैं तो वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगुआ फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिंगुआ फोन किसका उदाहरण? श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का या क्रिया सामग्री का। तो लिंगुआ फोन इज एग्जाम्पल क्या था? ऑडियो एड्स है, श्रव्य एड्स है। विजुअल एड की भी लिंगुआ फोन में दिखाई नहीं देता है तो विजुअल एड नहीं होता है। क्रिया सामग्री एड की बात पूछ रहा है, लिंगुआ फोन है एग्जाम्पल किसका है? ऑडियो एड का। ऑडियो विजुअल एड्स में वो होता है जिसमें श्रव्य दृश्य दोनों होता है। विजुअल वो होता है जिसमें दृश्य दिखाई जाए। टेलीविजन तो आपका ऑडियो विजुअल एड है। विजुअल जैसे चार्ट हो गया, चार्ट है, ग्राफ है, ये सब क्या है? विजुअल एड्स है। ऑडियो एड्स में आपका रेडियो आ रहा है या लिंगुआ फोन भी आ रहा है। फोन भी आपका क्या है? अभी ये वीडियो कॉलिंग आ गई है तो विजुअल हो गया, पर ऑडियो कॉलिंग लिंगुआ से आवाज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है मदरबोर्ड, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है मस्तिष्क? क्या होता है किसी कंप्यूटर का? सीपीयू। कोई भी कंप्यूटर होगा उसका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। फिर आईसीटी स्टैंड फॉर, आईसीटी से क्या अभिप्राय है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। तो ये है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण टेक्नोलॉजी क्या बोलते होंगे, यही है सूचना संप्रेषण टेक्नोलॉजी। ये एक चैप्टर है नेट में, यूजीसी नेट में एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर यूनिट ही पढ़ना पड़ता है। तो यूपीपीएससी का ये जीआईसी का पेपर था, प्रीवियस ईयर का पेपर, 150 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अगर ओवरऑल रिव्यू देखना है कि पेपर कैसे आया था तो सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे। जल्दी कल या परसों वीडियो आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।